हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर रामगोपाल सिंह। और हम लोग बात करने वाले हैं इस समय अपने अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक जो है वो होने वाला है, एक तरह से मैं बात करूंगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की। समान रूप से ये जो बात है ये वही उसी बात का ही हिस्सा है जो हमने इससे पहले शुरू की है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। तो इससे पहले हमारी जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बातचीत शुरू हुई है, उसी का ही ये एक आगे का हिस्सा है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। देखो क्या चीज़ हमने हमारे पास अभी तक, हमारी नॉलेज में क्या है, हमारी नॉलेज में अभी तक ये है कि जैसे अगर आपके पास कोई फ्रेम, जैसे आप किसी जगह पे खड़े हो और वो जगह समय के साथ रुकी हुई है, गति नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसी जगह को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। कोई भी ऐसी जगह जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, उसको हम नॉन इनर्शियल कहेंगे, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो जो नॉन एक्सेलरेटिंग है वो इनर्शियल है, और जो एक्सेलरेटिंग है वो नॉन इनर्शियल है। ये बातचीत होती है। और जैसे लिफ्ट का एग्जाम्पल है, तो लिफ्ट जब तक खड़ी है नॉन इनर्शियल है, द मोमेंट लिफ्ट चलना शुरू करती है नॉन इनर्शियल है। लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इनर्शियल है। फिर जब ब्रेक लगाती है नॉन इनर्शियल है। तो द मोमेंट जहां बार बार ब्रेक या एक्सेलरेशन लग रहा है वो नॉन इनर्शियल है, और जो कांस्टेंट है या जीरो वेलोसिटी का है उसको हम इनर्शियल कहते हैं। तो चलें हम क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए जो सूडो फोर्स वाली बात होती है, मतलब क्या बात की है कि जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें एक सूडो फोर्स होता है। तो सूडो फोर्स की बात करने के लिए हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है। जो ट्रेडिशनल तरीका है फ्रेम को शो करने का, वो हम इस तरह से एक फ्रेम शो करते हैं। ये हमारे पास एक फ्रेम है, और मान लो इस फ्रेम को हम एस कहते हैं क्योंकि ये स्टेशनरी है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो है। एक दूसरा फ्रेम है जो कि एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, जिसको हम एस डैश कहते हैं। और ये हमारा, इसको मान लो ओ डैश ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर ओ है। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस कंडीशन में दो तरह के ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है जो कि यहाँ पर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑब्जर्वर यहाँ है जो कि इस फ्रेम के साथ है। दो ऑब्जर्वर हैं। अब समझें कि हम अब किसी पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, और ये जो हमारा एस फ्रेम है ये ए जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। मतलब रुका हुआ व्यक्ति, स्टेशनरी स्टेट का जो इंसान है, वो देख रहा है कि भाई हमारा ये ऑब्जर्वर नंबर जो बी है वो ऑब्जर्वर नंबर ए के जब देखा जाता है तो उसको लगता है कि इस ऑब्जर्वर बी का एक्सेलरेशन ए जीरो है। ये बिल्कुल वैसा जैसे आप कहीं खड़े हो और आप देखो एक दूसरा आपका दोस्त किसी बस में चढ़ के जा रहा है और बस का एक्सेलरेशन ए जीरो है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, एक कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी भी मूव कर रहा है और इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन ए है, अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में कहें। लेकिन इस p का एक्सेलरेशन ए कौन नाप रहा है, इस p का एक्सेलरेशन ये a नाप रहा है। यानी कि जो ऑब्जर्वर रुका हुआ है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कोई p है, कोई प्लेन है, मान लो कोई प्लेन है जो a एक्सेलरेशन से जा रहा है। उसका कोई फ्रेंड है एस डैश, जिसको ऑब्जर्वर बी कह रहे हैं, वो ए जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमारा ए जो है वो एक्सेलरेशन है, ये स्मॉल ए जो एक्सेलरेशन है, पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जर्वर ए के द्वारा नापा गया है। तो हम शुरुआत क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो आप लिखोगे कि कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, टू आपके पास हैं टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। कौन कौन से हैं, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश, ठीक है। एस इन रेस्ट, एस रुका हुआ है, एंड एस डैश इज एक्सेलरेटिंग, एक्स डैश का वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन ए जीरो, एक्सेलरेशन ए जीरो इन कंपैरिजन टू किसके, इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वर, इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस। एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो हमने दो फ्रेम की बात की, एक फ्रेम एस है जो कि रुका हुआ है, दूसरा फ्रेम एस डैश से मूव कर रहा है। और जो एस डैश मूव कर रहा है इसका एक्सेलरेशन ए जीरो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट। क्योंकि हम लोग रिलेटिविटी जो बात कर रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा रिलेटिविटी यानी सारी मैथमेटिक्स जब आप करेंगे तो हम हमेशा किसी के सापेक्ष लेंगे। तो अगर आप कह रहे हो कोई चीज रुकी हुई है तो किसके रिस्पेक्ट में रुकी हुई, कोई चीज चल रही है तो किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, जब चल रही है तो कितनी वेलोसिटी चल रही है, कितना एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, ये सब हमको किसी के रिस्पेक्ट में बताना होता है।
अब हम ये मानते हैं कि पार्टिकल P, एक पार्टिकल है, कौन सा, इसका नाम है P। अ पार्टिकल P इज ऑल्सो मूविंग विथ एक्सेलरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विथ एक्सेलरेशन a with respect to with respect to observer, कौन सा ऑब्जर्वर, जो a है, with respect to ऑब्जर्वर a, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में a है। अब आप सोचो, अगर जो ऑब्जर्वर b है यहां पर, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। समान रूप से आप क्या देखते हो, जैसे आप जा रहे हो किसी समय, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आपके बगल से एक बाइक जा रही है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो आपको इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा महसूस होगी, जान पड़ेगी। आपको लगेगा कि आपके बगल से एक बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, इसीलिए आपको इन दोनों की स्पीड का जो अंतर है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, वो समझ में आएगा। ये एक समान से न्यूटन की रिलेटिविटी है, जो न्यूटन की मैकेनिक्स से समान रूप से हम देखते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक ट्रेन इधर से जाए और दूसरी ट्रेन इधर से जाए, तो आप दोनों को एक दूसरे की स्पीड बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ में बगल से गुजर जाएं, तो आपको लगेगा कि बगल वाली ट्रेन धीरे 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 आपसे आगे निकल रही है। ये वैसा ही कुछ यहाँ पर कंडीशन हमारे सामने बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हमने ये शुरुआती ऑब्जर्वेशन हमने मान ली है, तो अब लिखेंगे फॉर ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश, इसका मतलब ऑब्जर्वर, इसका मतलब है ऑब्जर्वर बी। फॉर ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस, दैट इज ऑब्जर्वर बी, द एक्सेलरेशन of this particle is, the acceleration of this particle P is कितना हो जाएगा, मान लो उसको हम कहते हैं a डैश बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो a0, आपका एक एक्सेलरेशन a है और दूसरा एक्सेलरेशन a0 है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, किसी में से किसी को भी घटा दो, जो बड़ा हो उसको छोटे वाले को आप माइनस कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि दोनों फ्रेमों के लिए उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका इस तरह से निकल जाएगा। अब क्या है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर ऑब्जर्वर एस डैश द फोर्स इज, अब फोर्स कैसे लिख सकते हो, एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश। अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ एम ए डैश हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर एफ डैश जो होगा वो हो जाएगा एम, ए डैश की वैल्यू आपने लिखी है ए माइनस ए जीरो, यानी ये लिखा जाएगा एम ए माइनस एम ए डैश। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस पूरे क्वांटिटी को लिख सकते हैं एफ वेक्टर के साथ में, इसको लिख सकते हैं एफ जीरो। सो हमारे पास यहां से आ गया एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एफ जीरो। ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एक्सेलरेशन के टर्म में है, वैसे आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो फोर्स के टर्म में हो जाएगी। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है, एफ क्या है, एफ इज द फोर्स ऑब्जर्व इन फ्रेम एस। यहां आप लिख दोगे वेयर एफ इज द फोर्स, जो फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हो, फोर्स कहां देखा जा रहा है, ऑब्जर्व इन फ्रेम, फोर्स ऑब्जर्व इन फ्रेम एस। एफ जीरो क्या है भाई, एफ जीरो जो है वो फोर्स है, एफ जीरो इज फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों फ्रेमों के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ये उसकी वजह से है। अब अगर हम लिखें कि इफ देयर इज नो फोर्स इन फ्रेम एस, अगर फ्रेम एस में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है एफ की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब है आपने ये वाला टर्म अगर जीरो कर दिया तो क्या होगा, देन आपके पास फाइनली क्या निकल के आएगा, देन एफ डैश जो होगा इट इज इक्वल टू माइनस एफ
डैश। ये एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट है जिसको हमें समझना थोड़ा जरूरी है। हम देखें पहला टर्म क्या शो कर रहा है, ये वाला टर्म शो कर रहा है कि जो मूविंग है, जो ऑब्जर्वर मूविंग है, यानी कि जो बी है वो कितना फोर्स महसूस कर रहा है, उसको हम एफ डैश से दिखा रहे हैं। और वो जो फोर्स महसूस कर रहा है वो क्यों है, क्योंकि दोनों फ्रेम एक दूसरे के तुलना में रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर एक एक्सेलरेशन a0 है जिसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया है आपने। यहां से हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो फ्रेम मूविंग फ्रेम है, यानी मूविंग फ्रेम यानी कि उसमें भी एक एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, जो मूविंग फोर्स है वो एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये एक्सपीरियंस जो कर रहा है फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों फ्रेमों के बीच में जो गति हो रही है उसकी वजह से है। मतलब कहीं कोई बल नहीं, कोई बाहर से कोई फोर्स काम, कोई एजेंट नहीं है जो फोर्स काम कर रहा है, बट ये असल में ये जो मूविंग ऑब्जर्वर फोर्स महसूस कर रहा है ये मोशन की वजह से फोर्स महसूस कर रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, इसे कहा जाता है फिक्शियस फोर्स, आभासी बल। ठीक है, सूडो फोर्स, ये आपका फिक्शियस फोर्स या सूडो फोर्स, ये सब नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये समझा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एक हमारा ऑब्जर्वर ए है, ये रुका हुआ है, एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एक्सेलरेशन a0 है, यानी कि जो रुका हुआ ऑब्जर्वर है उसने एक्सेलरेशन कितना नापा, a0 नापा। तभी कोई पार्टिकल p है जो भी मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर a नापता है, उसको a लिखा गया। उसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर b जो नापता है वो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में a डैश लिखा है, और फिर आगे जाके इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स के लॉ का इस्तेमाल किया है और ये दिखा दिया कि जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो एक फिक्शियस फोर्स को महसूस करेगा। और ये टर्म हमेशा याद रखना, इस टर्म को याद रखना, f जो है, f डैश जो होगा वो हमेशा माइनस f0 के बराबर होगा। जो फिक्शियस फोर्स है उसका इस तरह का एक रिलेशन होगा। ओके, ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आपको याद रखना, आगे हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही हम दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अगर आपको इतना आइडिया लग गया है कि कैसे फिक्शियस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अब हम तैयार हैं अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम रोटेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोटेशन होता हुआ देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसका असर कैसे पड़ता है। तो अगले टॉपिक में हम लोग ये बात करेंगे कैसे रोटेटिंग फ्रेम का यहाँ पर असर पड़ता है। अभी तो ये फिक्शियस फोर्स के एक्सप्रेशन की हम लोगों ने बात की है। चलिए मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।